नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। 5 शहर 5 खबर में जिन 5 खबरों को लेकर हम बात करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के दौरान शहीद हुए धीरेन्द्र त्रिपाठी की। शहीद को श्रद्धांजलि देने सीएम शिवराज सिंह चौहान सतना पहुंचे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे उपचुनाव के लिए अब तक जो प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं उस हिसाब से कौन से दल का दबदबा भारी नजर आ रहा है। तीसरी खबर भी उपचुनाव से जुड़ी हुई, कांग्रेस किसानों को साधने की कवायद में जुटी हुई है। कांग्रेस अब किसानों से खाट पर चर्चा करेगी। चौथी खबर इंदौर के सावेर से, जहां आचार संहिता के बीच बड़ी संख्या में नकदी बरामद हुई। पांचवी और अंतिम खबर रतलाम से, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के दौरान सतना के लाल धीरेन्द्र त्रिपाठी शहीद हो गए थे। इनका पार्थिव शरीर बुधवार सुबह सतना के रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पदिया गांव पहुंचा। उनका पार्थिव शरीर लखनऊ से कल शाम 6 बजे सड़क मार्ग से सतना के लिए रवाना हुआ था। रात 2 बजे लगभग सतना में कुछ देर विराम के बाद बुधवार सुबह 6 बजे सीआरपीएफ के जवानों ने उनके बलिदानी धीरेन्द्र के पार्थिव शरीर को उनके गाँव पहुंचाया। जैसे ही गाँव में पार्थिव शरीर पहुंचा, गांव वालों ने शहीद धीरेन्द्र अमर रहे के नारे के साथ भारत माता की जय के उद्घोष लगाए। इस दौरान सीएम शिवराज भी शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सीएम ने शहीद को श्रद्धांजलि दी और साथ ही इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा, शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही गृहग्राम में शहीद की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। तो 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश के सतना का लाल धीरेन्द्र त्रिपाठी शहीद हो गए थे। राजा खान संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, शहीद धीरेन्द्र को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से वादा किया, कुछ मदद देने की भी बात कही गई। इस वक्त क्या माहौल है, क्या कुछ वहां पर आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल पारुल जी, मैं आपको बता दूं कि शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी के पार्थिव शरीर कल आज बीती रात 2 बजे सतना पहुंचा था। इसके बाद सुबह गृहग्राम 7 बजे उनके गृहग्राम पहुंचा गया, जो कि पूरे गांव में शोक की लहर थी। पूरे गांव वालों ने नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात जब सीएम का सीएम को आना था, तो वहाँ गाँव वालों ने और घर वालों ने सबको सूचना दी गई कि सीएम को आना है। तो सीएम 11:30 बजे के लगभग सीएम उनके गृहग्राम पहुंचे और उनके घर में जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने घोषणा भी किया है कि 1 करोड़ रुपए उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। उनकी वाइफ को एक नौकरी दी जाएगी। इसके साथ कई मंत्री, जैसे पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद थे, विश्वास सारंग भी मौजूद थे, राम खिलावन पटेल जी भी मौजूद थे और बिंद के कद्दावर नेता भी मौजूद थे। पूरा प्रशासनिक अमला वहाँ पे मौजूद था। जी पर बेटे के खूनी का गम क्या होता है हर माँ जानती है, लेकिन बेटा जब बॉर्डर पर शहीद हुआ हो और उसकी शहादत के बाद उस जवान को लेकर नारे लगाए जा रहे हों और भारत माता के उद्घोष लगाए जा रहे हों, तो जाहिर है माँ का सीना गर्व से फूला होगा। लेकिन उनकी क्या तकलीफ हो सकती है वो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। राजा किस तरह से वो सीएम के गले लगकर फूट फूट कर रो रही हैं, ये समझ पा रहे हैं। कोई भी ताकत, कोई भी जो भी मदद है वो इस गम को, इस दर्द को नहीं भर सकती, लेकिन कोशिश की गई है। उनकी माँ से आपकी बात हुई, उनकी पत्नी से बात हुई या परिवार वालों में से किसी से बात हुई आपकी? जी बिल्कुल पारुल जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये समय ऐसा है कि वो बात करने की उसमें थी ही नहीं। वो अपने लाल को देखने में इतने व्यस्त थी और सीएम शिवराज सिंह के गले में लपट के इतना रो रही थी। हमने उनसे बात करना चाहा तो उन्होंने कोई बात करना नहीं किया, क्योंकि इतना बड़ा उनको सदमा पहुंचा है। उनके घर वालों को, उनके पिताजी भी इस ड्यूटी में बालाघाट पे तैनात थे और उनका जो बच्चा है 4 से 5 साल का इनका बच्चा है, जो धीरेन्द्र है इनका बच्चा है, उन्होंने भी उस बच्चे को तो अभी कोई ऐसी जानकारी की नहीं कि मेरे पिताजी मेरे को छोड़ के जा चुके हैं। और पारुल बताना चाहता हूँ कि उनके लड़के ने भी हाथ जोड़ के अपने पिता को
श्रद्धांजलि अर्पित किया। उनके चाचा जी का कहना साफ तौर पर कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के लिए एक लाल शहीद हुआ, हमारा भतीजा शहीद हुआ। हम लोग को तो गर्व है और गांव वालों को भी गर्व है और गांव में उनकी स्टेचू भी बनेंगे। शिवराज सिंह ने साफ तौर पे उनका ऐलान किया है कि जो भी हमसे मदद हो सकेगी हम पूरी करेंगे। जी पारुल। बहुत शुक्रिया राजा जानकारी के लिए। तो शहीद को श्रद्धांजलि दी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। अंतिम संस्कार में सीएम शिवराज पहुंचे थे, लेकिन दर्द देखिए उस माँ का जिसने अपना बेटा खोया है। सीना गर्व से फूला हुआ है कि बेटा शहीद हुआ बॉर्डर पे, लेकिन जो दर्द एक बेटे के खोने का होता है वो परिवार के चेहरे पर साफ दिखाई पड़ता है। और किस तरह से माँ फूट फूट कर सीएम साहब के गले लगकर रो रही थी, ये बताता है कि तकलीफ तो है, लेकिन एक गर्व भी कि बेटा यूं ही नहीं गया, शहादत हुई है, शहीद हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव का रण पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बीजेपी ने अपने सभी पत्ते खोल दिए हैं। यूं कहें कि बीजेपी ने अपने सियासी डील का वादा भी निभा दिया है। बीजेपी ने सभी 28 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी उन सभी 25 पूर्व विधायकों को टिकट दे चुकी है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस ने भी ब्यावरा सीट छोड़कर बाकी 27 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम सामने रख दिया है, यानी कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। तो वहीं बीएसपी भी मध्य प्रदेश में जनाधार वापस पाने की तैयारी में है। बसपा का उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की सिर्फ 16 सीटों पर फोकस है। 2008 और 2013 विधानसभा चुनाव में ज्यादा वोट मिलने वाले सीटों से बसपा को उम्मीद है। बसपा अब तक 2 सूची जारी कर चुकी है जिसमें 18 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके में बसपा का अच्छा खासा वोट बैंक है। बसपा के चुनावी मैदान में आने से कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन इन सब के बीच उपचुनाव से पहले कांग्रेस में जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं वो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। कांग्रेस ने जब पहली लिस्ट जारी की थी तब भी पार्टी के अंदर से विरोध के स्वर उठे। कई जगह उम्मीदवारों के पुतले फूके गए, यहां तक कि महेंद्र बौद्ध तो कांग्रेस छोड़ बसपा में शामिल हो गए जो अब बसपा के उम्मीदवार हैं। वहीं दूसरी लिस्ट का भी जमकर विरोध हुआ। अब चौथी लिस्ट आने के बाद भी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुरैना में कांग्रेस ने राकेश मावई को टिकट दिया। राकेश मावई को टिकट मिलने से स्थानीय कांग्रेस नेता नाराज हो गए। कांग्रेस नेता रिंकू मावई ने तो कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर टिकट को लेकर भ्रमित करने का आरोप लगाया। उपचुनाव से पहले कांग्रेस के लिए इस विरोध को शांत करना बड़ी चुनौती है। अब ऐसे में कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में कितनी सफल होती है ये देखना दिलचस्प होगा। तो जाहिर है कि सभी को साथ पाना मुश्किल है क्योंकि सभी महत्वाकांक्षा रखते हैं कि उन्हें टिकट मिले, लेकिन जितने जगहें हैं उतने ही टिकट मिल पाएंगे। यानी 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव है तो 28 ही टिकट हैं, लेकिन टिकट सबको चाहिए। और इसी के चलते पार्टियों में विरोध के स्वर उठ रहे थे, चाहे हम बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की। हालांकि कांग्रेस में ज्यादा तकलीफें सामने आ रही हैं। अब ऐसे में ऐसा कौन सा वो स्ट्रोक चलेगी कांग्रेस, ऐसा कौन सा वो पासा फेंकेगी कांग्रेस जिससे डैमेज कंट्रोल की कवायद हो सके, और वो करना बहुत जरूरी होगा कांग्रेस के लिए, जो बड़ी चुनौती है। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो कौन सा वो फॉर्मूला कांग्रेस लेकर आएगी आशीष जो डैमेज कंट्रोल कर सके, क्योंकि महेंद्र बौद्ध तो जा चुके हैं। यहाँ से हम देखें तो मावई ने भी रिजाइन कर ही दिया है, रिंकू मावई ने। अब कितनों को आपने आश्वासन दिया है और कितनों को टिकट दे पाएंगे तो आपको ही पता था, लेकिन पहले ही डैमेज कंट्रोल कर लिया होता, समझा लिया होता। देखिए पारुल, डैमेज तो दोनों ही पार्टियों में है, लेकिन कंट्रोल करने की स्थिति में फिलहाल बीजेपी कांग्रेस से आगे है। उन बीजेपी की आधिकारिक तौर पर जो जारी की गई है 28 विधानसभा सूची पर चर्चा करें उससे पहले कांग्रेस के हाल ही में प्रत्याशी परिवर्तन को लेकर बात करें कि बदनावर सीट पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। हालांकि ये कांग्रेस की यहाँ पर कांग्रेस का प्लस पॉइंट कहा जा सकता है कि उन्होंने उमंग सिंगार जैसे अपने वरिष्ठ नेता के जरिए अभिषेक बना टिंकू जो थे उनको कांग्रेस के प्रति समर्पित कराकर उनसे स्टेटमेंट दिलवाया, या जो कुछ भी रहा पर वहां पर डैमेज कम है बनिस्बत ग्वालियर चंबल संभाग में। ग्वालियर चंबल संभाग की बात कर ले तो वहां भांडेर की बात हो या मुरैना पर अब विरोध खुलकर सामने आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए थे उसके बाद एक बड़ा तबका कांग्रेस का बीजेपी में शामिल हो गया, लेकिन कुछ कार्यकर्ता नहीं गए।
मीटिंग में नहीं गए, लेकिन अब जब टिकट वितरण में उनका नाम नहीं आया है तो नाराजगी खुलकर सामने आ सकती है। ये अब कांग्रेस यहाँ पर अपना डैमेज कितना कंट्रोल कर पाती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मेहगांव से चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी का नाम चल रहा था, वहां हेमंत कटारे को अटेर विधानसभा हार चुके हैं, उनको भेजा गया है। तो राकेश सिंह चतुर्वेदी और उनके समर्थकों के बीच भी निराशा है। हालांकि कांग्रेस के एक कद्दावर नेता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को टिकट मिले। बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी में भी असंतोष के स्वर उभर कर सामने आ रहे हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी का विरोध भी हो रहा है और वहां बड़े नेताओं को भेजकर उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में मांधाता में नारायण पटेल प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उन्हें गांव वालों ने इस बात के लिए बाहर कर दिया कि आप ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आया, बीजेपी से जीत गए तो क्या आप बीजेपी नहीं छोड़ेंगे, इस बात की क्या गारंटी है। तो ऐसे अलग अलग विषय हैं जिसको लेकर स्थानीय लोगों की नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि बीजेपी चूंकि कार्टर बेस्ड पार्टी कही जाती है, इसलिए यहाँ के तमाम नेता और संघ से जो बीजेपी में आते हैं विस्तारक की भूमिका में, वो यहाँ पर लगातार डैमेज को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। कल ही मानदाता में शिवराज सिंह चौहान जाकर कार्यकर्ताओं की, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। ऐसा आमतौर पर बेहद कम होता है कि मुख्यमंत्री बूथ स्तर के कार्यकर्ता से सीधे तौर पर संवाद करे। तो चूंकि लिस्ट केवल एक सीट पर कांग्रेस को अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान करना है और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जिस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया गया है, ब्यावरा में भी सर्वे पूरा नहीं हुआ इसलिए टिकट नहीं दिया गया, बदनावर में रीसर्वे करवाया गया था इसलिए कमल पटेल को वहां से टिकट दिया। तो क्या इस सर्वे के आधार पर कांग्रेस इस उपचुनाव में जीत दर्ज करा पाती है, ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा ही। साथ में बीजेपी के प्रत्याशी जो चूंकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, बीजेपी ने अपनी सियासी डील का वादा निभाया है और उन तमाम पूर्व कांग्रेसियों को टिकट दिया है, तो क्या जनता इनसे इत्तेफाक रख पाएगी? बिल्कुल, सवाल बरकरार है। आप बने रहिए आशीष हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा होगी। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और रणबांकुरे भी तैयार हैं और रणभूमि भी तैयार है। तारीख का इंतजार है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी का फोकस किसानों पर है। कांग्रेस भी किसानों को साधने में जुटी हुई है। कांग्रेस अब उपचुनाव वाली सीटों पर किसानों से खाट पर चर्चा करेगी। खाट पर चर्चा के दौरान किसान नेता अन्नदाताओं से कांग्रेस सरकार के 15 महीने में किसान हितैषी फैसलों को लेकर चर्चा करेंगे। मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, कांग्रेस के नेता हमेशा जमीन और खाट पर ही चर्चा करते हैं। वहीं शर्मा ने बीजेपी और आरएसएस पर धोखा देने का आरोप भी लगाया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की खाट पर चर्चा को लेकर तंज कसा। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, इससे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी खाट पर चर्चा की थी। उनकी न खाट रहेगी और न उनके ठाट रहेंगे। खाट पर बोलते हैं और सदन में सोते हैं। कांग्रेस का नेता तो खाट पे ही चर्चा करते हैं हमेशा और जमीन पे करते हैं। ये तो केवल धोखा अगर कोई देता है तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएस देते हैं, लेकिन ये जनता समझ गई है। और ये मान के चलिए जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का, और जो 3 विधेयक जो आए हैं पार्लियामेंट में, उसकी वजह से किसान सीधा उसकी ज़मीन हड़प ली जाएगी, वो मजदूर हो जाएगा। खाट पर चर्चा राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में भी करी। उस समय उनका संसद से फोटो आया था सोते हुए का। तब मैंने कहा था कि हम लोग संसद में भाषण देते हैं और खाट पर सोते हैं, ये लोग खाट पर भाषण देते हैं और संसद में सोते हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं, ये कहीं भी चर्चा कर लें। अब खाट के माध्यम से इनके ठाट नहीं आने वाले, काठ भले आ जाए। तो खाट तो रहेगी नहीं, लेकिन ठाट भी नहीं रहेंगे। कुछ इसी तरह का तंज कसते हुए नरोत्तम मिश्रा जी नजर आए कि खाट पर बोलते हैं और सदन में सोते हैं। बहरहाल आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो बयानबाजियां तो चलेंगी ही, उपचुनाव है और एक दूसरे की टांग भी खूब खींची जाएगी, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से खाट पर चर्चा करने वाली, हालांकि उत्तर प्रदेश में कितना सक्सेस हुआ ये देखा, लेकिन इसका एमपी में कितना फायदा ले पाएगी कांग्रेस, क्या लगता है आशीष? देखिए पारुल, जिस तरीके से अन्नदाता किसान सियासत की धुरी कहलाता है हर उपचुनाव या चुनाव के पहले, वैसे ही खाट को लेकर भी चुनावी दौर में खास तौर पर चर्चा की होती आई है। अब से पहले भी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो और अब उपचुनाव में कांग्रेस खाट पर चर्चा करने की बात कर रही है।
सीधे तौर पर उसका ये कहना है कि ग्राम पंचायत में किसानों के बीच में बैठकर खाट पर बैठ के चर्चा की जाएगी और उन्हें कमलनाथ सरकार के जो किसान हितैषी फैसले हैं उनको लेकर बताया जाएगा। लेकिन यहाँ खाट को सियासी अंदाज में राजनेता बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा साफ तौर पर कह रहे हैं कि खाट पर बैठकर बोलते हैं और संसद में सोते हैं। दूसरी तरफ पीसी शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि खाट पर चूंकि जमीन पर रहता है कांग्रेस का नेता, इसीलिए किसानों के बीच में खाट पर बैठकर चर्चा करेगा। तो अब देखना होगा कि खाट पर चर्चा कितनी कारगर साबित होती है। क्या खाट पर चर्चा करने के दौरान कांग्रेस उन किसानों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार करवा पाती है? बिल्कुल, तो किसान किसके पक्ष में मत डालेगा और ये फॉर्मूले कितने कारगर साबित होंगे, चाहे वो खाट हो, चाहे कर्ज माफी का मुद्दा हो, फिर वो गद्दारों वाले बयान हो, कई सारी चीजें इस उपचुनाव में हम देख रहे हैं। बाकी दिलचस्प होगा आने वाले समय में भी। बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। तो उपचुनाव से पहले हम देख रहे हैं कि किस तरह की बयानबाजियां और किस तरह के पासे फेंके जा रहे हैं कि कोशिश ये कि हर वर्ग को, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, महिलाएं हो, हर वोटर को लुभाया जा सके। उपचुनाव से पहले इंदौर के सांवेर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की स्पेशल टीम ने बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की है। 2 लोग कार में करीब 51 लाख रुपए नगद लेकर सांवेर की ओर जा रहे थे। पुलिस ने रुपयों के बारे में पूछताछ की तो वो स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद उन्हें बाणगंगा थाना लेकर जाया गया। पुलिस को शक है कि ये रुपए सांवेर चुनाव के लिए उपयोग होने वाले थे। बताया जा रहा है कि अरविंदो अस्पताल के पास चेक पॉइंट पर चुनाव को लेकर लगे स्पेशल पुलिस ने एक कार को चेकिंग के लिए रोका था। टीम को शक होने पर कार की तलाशी ली गई तो उनके होश उड़ गए। कार के अंदर बैग में बड़ी मात्रा में कैश रखा हुआ था। पुलिस ने चेक किया तो राशि 50,90,000 रुपए निकली। कार सवार खुद को इटारसी का सराफा व्यापारी बता रहा है और रुपए लेकर वो उज्जैन जाने की बात कर रहा है। फिलहाल मामले में पूछताछ जारी है। मेरा घर का है, कुछ खेती किसानी का है और उस पैसे को मैं लेके अपने यहाँ इंदौर पार्टियों को देना था, 2-3 पार्टियों को, इसलिए आया था। और जनरली मेरे को उज्जैन महाकाल के दर्शन करना था, इसलिए यहाँ बताया ना व्यापारी को देना था। उज्जैन रोड पे हमारा पाइन लगा हुआ है, वहाँ पर जो चेकिंग चल रही थी उसमें जो हमारी संयुक्त टीम है प्रशासन की, उसके द्वारा चेक करने पर ये गाड़ी में जिसके मालिक जो है, चालक जो है वो श्री मोहन सोनी हैं। ये इंदौर के इटारसी के सूरजगंज के एक सराफा व्यवसायी हैं और यहाँ पर इनका कहना है कि ये सराफे में खरीदी बिक्री का पैसा लेकर आए थे और सराफे को टाइम खुलने में था तो ये दर्शन करने के लिए उज्जैन जा रहे थे। उस दौरान इनके पास से जो पैसा है बरामद हुआ है 50 लाख रुपए का। यह वर्तमान में हिसाब नहीं है इनके पास में, इसलिए प्रथम दृष्टया इसको धारा 102 में हमारे द्वारा जब्त किया गया है। तो बड़ी मात्रा में कैश मिला है और चेकिंग पॉइंट पर जब गाड़ियों की चेकिंग चल रही थी उस दौरान पुलिस को शक हुआ, गाड़ी चेक की गई तो पता चला कि गाड़ी में 51 लाख रुपए हैं। हालांकि जो लोग इस पैसे को लेकर जा रहे थे, इस कैश अमाउंट को लेकर जा रहे थे, उनका बताना है कि वो सराफा व्यापारी हैं। सराफा खुलने में टाइम लग रहा था, इसलिए वो उज्जैन की तरफ जा रहे थे। हालांकि अब जांच की जा रही है और ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई जिस तरह से पुलिस को शक हुआ है कि सांवेर उपचुनाव को लेकर ये राशि वहां खपाने की कोशिश थी, ये पैसा वहां ले जाया जा रहा था, तो अगर ऐसा है तो वैसे तो नई बात नहीं है कि इस तरह की अमाउंट का बरामद होना चुनावी समय में। लेकिन क्या वाकई पैसों के अगर बात सामने आ रही है तो ये अमाउंट इलेक्शन टाइम में ही खपाने के लिए था, उपचुनाव में ही खपाने के लिए था और वहाँ किस तरह से इस राशि का उपयोग किया जाना था, तमाम सवाल खड़े होते हैं। तो जाहिर है चेक पुलिस कर रही है और सांवेर उपचुनाव जिसको लेकर वैसे ही शक था विभाग को, तो उन्होंने अपनी टीमें वहां तैनात कर रखी थी। चेकिंग पॉइंट बने हुए हैं, चेकिंग की जा रही है और अगर किसी पर शक होता है तो गाड़ियां भी अंदर से चेक की जाती हैं और शक इन लोगों पर हुआ, गाड़ी चेक की गई तो बड़ी राशि यहाँ 50,90,000 रुपए मिले हैं और कार सवार जो हैं पूछताछ में अपने आप को इटारसी का व्यापारी बता रहे हैं, सराफा व्यापारी बता रहे हैं। ये पैसा वो इंदौर में खपाने जा रहे थे, इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं, लेकिन सराफा बाजार बंद था तो वो
उज्जैन की तरफ मुड़ गए, दर्शन करने जाने लगे। कई सारे सवाल और कई सारी बातें। सचिन बरानी संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या पता चल पाया सचिन, ये राशि वाकई क्या सावेर ही ले जाई जा रही थी, या ये जो व्यापारी अपने आप को बता रहे थे, ये लोग जो राशि लेकर गाड़ी में जा रहे थे, उनके बारे में कुछ पता चल पाया है? जी पारुल, बताना चाहूंगा ये आज सुबह की घटना है। सुबह 9 बजे कार्रवाई करी है। वहाँ पे चेक पोस्ट बना रखा है क्योंकि सांवेर विधानसभा वहाँ से लगती है, थाना बाड़गंगा क्षेत्र से अरविंद हॉस्पिटल के आगे जी। वहाँ से कार्रवाई करी है। चेकिंग के दौरान 50,90,000 रुपए बरामद हुए हैं। एक ड्राइवर और 2 जने साथ में पकड़ाए। जो मुख्य है वो महेश सोनी करके जो है वो है। और साथ में जब हमने उनसे बात करी तो उनने खुद माना कि बोले मेरा परिवार संघ से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं व्यापारी हूँ, यहाँ पे व्यापार का लेन देन करने आया था। जब हमने उनसे पूछा कि यहाँ पे आचार संहिता लगी हुई है पूरे एमपी में, आपको इस चीज का नॉलेज नहीं है क्या? तो बोले नहीं, मेरे को नहीं ध्यान था। तो ये बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा था, क्योंकि पिछले दिनों भी ऐसी कुछ घटनाएं सांवेर में हो चुकी है, जैसे कलश यात्रा निकली, उस पर भी कार्रवाई हुई थी और ये सब चीजें आ चुकी है सामने। तो इसके बाद पुलिस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फोन लगा के वहां पे अधिकारियों को बुला दिया है और पुलिस ने धारा 102 के तहत बाणगंगा में मुकदमा दर्ज करा है। वहीं आईटी एक्ट में भी कुछ जो इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो भी वहां पे पूछताछ के लिए थाने पे आ चुके थे। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में अब जांच तो होगी, पता तो चलेगा ही ये पैसा कहां से लाया था और कहां ले जाया जा रहा था। बहरहाल सचिन, अब इस तरह की कार्रवाई, क्योंकि विभाग को पहले से इस तरह का शक था तो टीमें तैनात कर दी गई थी और इसी वजह से, क्योंकि चेकिंग चल रही थी तो पकड़ पाए। अगर किसी तरह से कोई बचकर निकल जाता तो एक बड़ी राशि गलत तरीके से उपचुनाव में उपयोग होती। जी बिल्कुल, ये बात सही है, क्योंकि वहाँ पे 5 जगह पूरे सांवेर विधानसभा में 5 जगह पूरे चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं, जिसमें जो भी लेन देन किसी प्रकार का अगर सामने अगर उनको शक होता है तो वो चेकिंग करते हैं। कोई भी बाहर की गाड़ी अगर जैसे वहां से क्रॉस हो रही है तो उसको हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है, क्योंकि उज्जैन के लिए कई लोग बाहर से दर्शन के लिए आते हैं तो बीच में सांवेर पड़ता है, तो वो रास्ता पूरा वही है और जहाँ पे दर्शन के लिए लोग जाते हैं। और ये इसका ये कहना है कि बोले मैं सराफा बाजार बोले बंद था सुबह को, तो बोले इसलिए मैं दर्शन करने महाकाल जा रहा था और आते समय फिर मैं इसका पैसे का जिसको मेरे को देना है जिन व्यापारियों को उनके साथ में लेन देन करता। लेकिन उसके पहले ये चेकिंग में सुबह 8:30-9 बजे के आसपास ही पकड़ा गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए सचिन। तो सुबह सवेरे की घटना सामने आई जब 9 बजे चेकिंग कर रही थी टीम और वहाँ उन्होंने किसी गाड़ी पर शक हुआ, चेक किया तो एक बड़ी राशि निकलकर सामने आई। अब जो व्यापारी है वो कह रहा है कि मेरा परिवार संघ से ज़रूर जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं व्यापारी हूँ, सराफा जा रहा था और सराफा क्योंकि खुला नहीं था तो इसलिए मैं उज्जैन की तरफ आगे बढ़ गया। अब चेकिंग हो रही है, जांच हो रही है, पता चलेगा क्या है। रतलाम में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। जिला अस्पताल में शव लाने के लिए वाहन तक नहीं है, या यूं कहें कि शव लाने के लिए वाहन नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में पोस्टमार्टम के लिए शव जिला अस्पताल तक लाने के लिए परिजनों को ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लेना पड़ता है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि परिजन 2 बच्चियों का शव चारपाई पर रखकर ट्रैक्टर ट्रॉली में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां से शवों को पीएम रूम तक काफी मशक्कत से ले जाया गया। तो रतलाम में शव वाहन नहीं है, पोस्टमार्टम के लिए शव जिला अस्पताल तक लाने के लिए परिजनों को ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लेना पड़ा। संवाददाता किशोर फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर, क्या वाकई स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ गाड़ियां उपलब्धि नहीं कराई हैं या फिर गाड़ियां मिलती ही नहीं है लोगों को? मैडम, यहाँ पर स्थिति बड़ी वो है, दयनीय स्थिति है और स्वास्थ्य विभाग के पास बिल्कुल भी शव वाहन ले जाने के लिए बिल्कुल साधन नहीं है, शव वाहन बिल्कुल नहीं है उपलब्ध। शव वाहन नहीं है, क्या कारण पता चल पा रहा है कि यहाँ शव वाहन क्यों नहीं है? जाहिर है अस्पताल है, लोग रहते हैं तो आधे तो खराब ही रहते हैं और आधों के ड्राइवर नहीं मिल पाते हैं। यानी गाड़ियां हैं और कभी ड्राइवर नहीं होते, कभी कोई और कारण होता है। गाड़ी अधिकतर यहाँ पर खराब ही रहती है, शव वाहन अधिकतर खराब ही रहते हैं यहाँ पर। तो जो अधिकारी हैं या जो स्वास्थ्य केंद्र में बैठते हैं उन तक किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की, कोई शिकायत कभी नहीं की? शिकायत भी की और उनको एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया कि गांव वाले सभी एक अपना खुद वो लेके ट्रैक्टर लेके और उसको चारपाई पर शवों को लेके आए और सभी ने देखा। और काफी दयनीय स्थिति रतलाम में, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और या यूं कहें कि अनदेखी की, जानते हुए भी कि वहाँ शव वाहन नहीं है या खराब है, तो ऐसे में ध्यान ना देना काफ़ी परेशान करता है, समझाता है कि किस तरह के हालात वहाँ स्वास्थ्य केंद्रों में भी इलाज मिल भी रहा होगा या नहीं, तमाम सवाल। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए किशोर।
ट्रॉली पर शव ले जाने को मजबूर ये लोग, क्योंकि शव वाहन कभी खराब होता है, कभी ड्राइवर नहीं होता, अलग अलग तरह के कारण, लेकिन लोगों को शव वाहन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में शवों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे। काफी निंदनीय और दयनीय तस्वीर रतलाम की। फिलहाल 5 शहर 5 खबर में इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।